मेरे हिसाब से तो वो यंग है, सबसे यंग यहाँ हमारे प्यासी जी है। बूढ़े को रिटायर कर दिया जाता है। नहीं, इसीलिए 62 के बाद कहाँ काम लेती सरकार? सही है। बोलती घर जाओ भाई। तो पीएम श्री में आवश्यकता जो होती है वो एक बच्चे के चरित्र अच्छा मैं एक बताऊँ सर, जी। जिस व्यक्ति ने ये कह दिया, 2 प्रशिक्षण हुए हैं, उसमें नेगी सर आए थे। हाँ नेगी सर मेरे पिता समान हैं, पर हमारी जो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पिता सम्मान वाला आदत है। एक फ्रेंडली रिलेशन सर भी मेरी तरफ बनाते हैं, और आज आप मतलब 2 जो पिछले प्रशिक्षण आपने लिए हैं, आप लोगों ने मेरे ख्याल से 1 दिया होगा उनके सामने, तो उसमें भी आपको ये एहसास हो गया होगा कि नेगी सर जो है वो फ्रेंडली नेचर के हैं, बढ़िया अच्छा मजाकिया प्रकार के हैं, बहुत बढ़िया हैं सर। तो उम्र कभी डिसाइड नहीं करती सर कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप रूढ़िवादी की तरफ जाएंगे या कुछ नहीं। आज बैठे हुए कई नौजवान भी ऐसे हैं जो रूढ़िवादी परंपरा को अपने कंधे पर ढोके और बच्चों तक वो पहुंचा देते हैं। सही बात। इसी रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने के लिए ये प्रशिक्षण रखा जाता है, ताकि पीएम श्री वो विद्यालय जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना है, NEP 2020 को साकार रूप से ग्राउंड स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए ऐसे स्कूलों को चुना गया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं सोच सकते थे कि केंद्रीय विद्यालय को दे देते सारा पीएम श्री, इतनी अच्छी क्वालिटी बनेगी? नहीं, उन्होंने राज्य स्तर तक उस स्कूल को पहुंचाने की पहल की। क्वालिटी बनाना हमारा काम है, पर उनकी सोच, वो विजन, वो प्रधानमंत्री जी का है, जो एक सोच को जो हम कहते हैं ना कि बैठे हुए इंसान इसी में कभी जमीन पर उतर के नहीं काम कर सकते, ऐसा नहीं है। उनके अंदर वो सोच होती है कि कौन सी चीज जमीनी स्तर पर कैसे जाएगी। ये पीएम श्री का जीता जागता उदाहरण है। समय लगेगा, परंतु हम एक ना एक दिन सफल इसमें जरूर होंगे। धीरे धीरे, जैसा कि मैडम बता रही थी, शुरुआत में इनके पास कोई भी टॉपिक की प्रशिक्षण नहीं था, उनको खुद तैयार करना था और देना था। पर आज के समय में यहाँ के जितने भी मास्टर ट्रेनर हैं, लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सब जाते हैं भोपाल और वहाँ से प्रशिक्षण गेन करते हैं, और यहाँ ग्रास रूट लेवल तक वो इम्प्लीमेंटेशन जो दिल्ली से चला है। आप ये समझिए कि भोपाल में भी जो प्रशिक्षण दे रहे हैं मास्टर ट्रेनरों को, वो भी पहले प्रशिक्षित होते हैं दिल्ली से, और दिल्ली से फिर यहाँ आता है, यहाँ से फिर जिलों में जाता है, और जिलों से बच्चों में इम्प्लीमेंट होता है। नहीं सर, जिले से गांव में शिक्षकों को हम गांव शहर अलग अलग ना बांटे, कई विद्यालय होंगे जो शहर में भी होंगे, NKJ है, कई सारे हैं, पर पीएम श्री की एक बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र को इसीलिए मैं अलग कर रहा हूँ, ताकि ये जो गरीबी जो होती है, गांव के कई सारे लोग आते हैं शहर में सर काम करने, और वो अफोर्ड बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाते, इसलिए शहर में भी सरकारी स्कूलों का प्रावधान, ताकि जितने भी गरीब लोग हैं वो वहाँ भी एडमिशन ले सकें, और वहाँ की भी गुणवत्ता, क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की ही होती है। तो इसमें मैं ये बात कर रहा था कि हम ये जानते हैं क्षमताएं जो बच्चों की, हम जिस बारे में चर्चा कर रहे थे, क्षमताएं पहले के समय में अगर हम कंपेयर करें और आज के समय में कंपेयर करें तो बहुत कम हो रही है। उसका मुख्य कारण कोई नई चीज नहीं है, ये भी पुरानी है। एक कहानी से मैं बताता हूँ कि पहले के समय में गुणवत्ता कैसे हो सकती थी। ये कह देना बड़ा आसान होता है कि पहले अच्छा था, अभी की नहीं है। पहले के समय में हम लोग नदी पार जाया करते थे, कौन से बैग पानी में डाल के, ऐसा वो वाली नहीं। एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है। शिक्षक हमेशा चाहता है कि उसका छात्र उससे ऊपर बने, उससे बड़ा बने। ये उसका निहित स्वार्थ भी होता है और ये महत्वाकांक्षा भी होती है। जब आदि शंकराचार्य जी जाने लगे, इस धरा से जाने लगे, तो उन्होंने अपने शिष्य सर्वेश्वर को एक आज्ञा दी। सर्वेश्वर जी ने पूछा उनसे कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप तो जान रहे हैं, आपसे जितना भी मैंने ज्ञान ग्रहण किया है, अब मैं क्या करूं? मेरे लिए एक उद्देश्य बना के जाइए। शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम मेरे कथनों पर वार्तिक लिखो। वार्तिक का अर्थ आपको ये समझने पर मजबूर करेगा कि उस समय छात्र की पराकाष्ठा क्या होती थी। आज अगर कोई भी शिक्षक के प्रति अगर दुर्व्यवहार हो जाए या कुछ गलत बोल दे बालक, तो हम उसे हृदय से बिल्कुल लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए, स्वाभाविक है। परंतु उस समय देखिए, शिक्षक खुद अनुमति दे रहा है छात्र को कि आप मेरे प्रति गलत भी लिखो। क्या होता है वार्तिक होती है सुक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम च वार्तिक। सुक्तम का अर्थ होता है जो मैंने कहा उसमें से आपको क्या अच्छा लगा,
वो लिखिए, जो जो अच्छा लगा। मैंने कुछ भी वेदांत लिख दिया हो, बहुत सारी, अब आदि शंकराचार्य जी जिस पर पूरे सनातन की व्याख्या निर्भर करती है, उन्होंने क्या कहा अपने छात्र से, सर्वेश्वर से, कि सुक्तम, जो मैंने कहा, जो मैंने लिखा, उसमें से जो जो आपको अच्छा लगा वो लिखो। अनुक्तम, जो जो मुझसे छूट गया, है किसी पे इतनी क्षमता जो ये मान ले कि मुझसे कुछ छूटा हो? सिलेबस मैंने तो पूरा पढ़ा है। जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं तो हमारे अंदर भाव होता है कि हम पूरा करेंगे, 2-4 टॉपिक छूट जाते हैं तो फर्स्ट पर पड़ी आखिरी धूल को जैसे हम इधर उधर सरका देते हैं, वैसा हो जाता है। पर वो इसको स्वीकार करना बड़ी बात होती है, और आदि शंकराचार्य अगर स्वीकार कर रहे हैं तो ये सारे शिक्षकों के लिए एक उदाहरण है। सुक्तम, जो मैंने सही कहा, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सही कहा। दूसरा, दुरुक्तम, जो मैंने नहीं, अनुक्तम, जो मैंने छोड़ दिया। और दुरुक्तम, जो तुम्हें लगता है कि मैंने गलत कहा, गलत पढ़ाया, उसके ऊपर व्याख्या लिखो। तो अगर एक शिक्षक आपको यह अनुमति दे रहा हो कि जो मैं गलत पढ़ा रहा हूं उसकी भी व्याख्या करते हुए संसार को सूचित करो, तो इससे बड़ा महान शिक्षक कौन हो सकता है? पर इसके अंदर एक निहित भाव भी देखिए कि शिक्षक छात्र को इतना सक्षम मान रहा है। हम ये सक्षमता बच्चों को नहीं मान सकते कि तुम करोगे, तुम मेरे बारे में ये बताओगे कि मैंने क्या नहीं पढ़ाया और क्या गलत पढ़ा दिया है। ये स्वीकार कर लेना शिक्षक की महानता है, और ये भाव पैदा करना कि जो छात्र है वो शिक्षक से महान हो सकता है। कई ऐसी बातें हैं जो शिक्षक नहीं पढ़ा पाया या गलत पढ़ा दिया है, ये उसको स्वीकार कर लेना शिक्षक की महानता होती है। और ऐसे भाव, इतनी सक्षमता छात्रों में पैदा करना, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको कहा जाता है। एक तो एनालिसिस होता है, पता करो क्या क्या उसका ट्रू सेंस है, सही अर्थ क्या है उसका, और एक क्रिटिकल एनालिसिस कि हर परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वो क्या सही है, क्या गलत है। और यही पीएम श्री की एक विजन में भी है, क्रिटिकल एनालिसिस। इसे हम एनईपी में बोल रहे हैं, ये आदि शंकराचार्य जी के समय से भावों में आज भी हमारे अंदर जिंदा है। तो एक तो ये चर्चा हुई।